myself Dr. R.C. Meena. Today we will discuss phase equilibria प्रावस्था साम्य। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्रावस्था साम्य किन के मध्य में स्थापित रहता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकृति है उसमें कोई भी जो पदार्थ है वो मेनली तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है, देन उसको और आगे गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्रावस्था नियम की सहायता से विषमांगी एवं समांगी साम्यों की प्रावस्थाओं का अध्ययन करते हैं और प्रकृति में अनेक रासायनिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रावस्था नियम है क्या। तो प्रावस्था नियम को समझाने से पहले मैं इसमें कुछ काम आने वाले पदों की व्याख्या करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो हमारा ये सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है। तो तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग है जो हमने अध्ययन के लिए चुना है और जो ब्रह्मांड के शेष भाग से किसी काल्पनिक अथवा वास्तविक बाउंड्री या परिसीमा द्वारा पृथक किया हुआ हो, उसे हम तंत्र कहते हैं। अब तंत्र के अलावा ब्रह्मांड में के अलावा जो शेष भाग होता है ब्रह्मांड का, वो कहलाता है हमारा पारिपार्श्विक। तो ब्रह्मांड मतलब तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य में जो साम्य स्थापित रहता है उसकी हम यहाँ व्याख्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पद है हमारा प्रावस्था फेज। तो प्रावस्था से क्या तात्पर्य है? किसी तंत्र में एक या एक से अधिक भाग हो सकते हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, यांत्रिक रूप से पृथक करने योग्य हो तथा संगठन में समान हो। तो ऐसे उसको हम तत्व के ऐसे भाग को हम कहते हैं प्रावस्था। उदाहरण के लिए यदि हम जल को लें तो इसमें तीन प्रावस्थाएं हो सकती हैं, यानी बर्फ के रूप ठोस, बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में जल और वाष्प के रूप में हमारा गैस के रूप में वाष्प रह सकता है। इसी प्रकार हम यदि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, CaCO3 जो कि सॉलिड होता है, तो इससे ये कन्वर्ट होता है CaO सॉलिड में प्लस CO2 गैस में। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें CaCO3 सॉलिड है, CaO ये भी सॉलिड है तथा CO2 ये गैस है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ठोस व एक गैस है, अतः यहाँ पर दो प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। दूसरा हमारा है, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप ले सकता हूँ NH4Cl को। यदि NH4Cl को हम गर्म करें तो ये जो कि सॉलिड होता है ये NH3+HCl गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो हमारा NH4Cl जो सॉलिड के रूप में है और NH3 एंड HCl दोनों किसके रूप में है? हमारी गैस के रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारी दो प्रावस्थाएं हैं। दूसरे हम ले सकते हैं, दूसरा जो हमारा पद है वो है घटक, कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं। तो घटक से क्या तात्पर्य है? तो घटक से किसी तंत्र में घटकों की संख्या स्वतंत्र परिवर्तित अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रावस्था का संगठन प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जा सके। जैसे हम जल तंत्र को ही उदाहरण स्वरूप लेते हैं, तो जल तंत्र में हम देखते हैं कि बर्फ, जल और जल वाष्प एक साम्य अवस्था में है, किंतु तीनों ही प्रावस्थाओं का संगठन केवल एकमात्र जल है, H2O, जिससे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त करने में यूज करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जल तंत्र हमारा एक घटक तंत्र है। इसी प्रकार सल्फर में देखते हैं हम, इसमें
एकनताक्ष विषमलंबाक्ष गंधक, द्रव सल्फर एवं वाष्प अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें भी हमारी तीनों साम्य रहती हैं, परंतु यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया में हम केवल सल्फर के माध्यम के रूप में ही व्यक्त करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक घटक तंत्र है। इसी प्रकार यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को उदाहरण के रूप में लें तो इस मैंने आपको पहले बताया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ठोस होता है और ये कन्वर्ट होता है CaO सॉलिड में प्लस CO2 गैस में। यहाँ पर केवल दो घटकों का चयन करते हुए यदि हम देखें तो इसमें दो, एक तो सॉलिड अवस्था और एक कौन सी हमारी गैस अवस्था, यानी दो हमारे घटक तंत्र, तो ये हमारा द्विघटक तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार NH4Cl भी है, तो वो भी ये भी हमारा द्विघटक तंत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें NH4Cl सॉलिड के रूप में तथा NH3 व HCl गैस अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। किसी तंत्र में उपस्थित रासायनिक पदार्थों की न्यूनतम संख्या जो किसी प्रावस्था का संगठन एक समीकरण के रूप में बताने के लिए आवश्यक हो, वही हमारा घटक कहलाती है। रासायनिक प्रावस्था अभिक्रियाओं को यानी एक सूत्र द्वारा, हम सूत्र की सहायता से घटकों की संख्या ज्ञात करते हैं, जिसको कहते हैं हम C n-E। यहाँ पर C क्या है, घटकों की संख्या है, n क्या है, रासायनिक पदार्थों की संख्या है, तथा E रासायनिक समीकरणों की वह संख्या है जो n स्पीशीज की सांद्रताओं से परस्पर संबंध बनाती है, संबंध रखती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो NH4Cl सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है NH3 गैस के रूप में और HCl गैस के रूप में। यदि यहाँ पर देखें तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 3, यानी कौन कौन सी प्रावस्था है, मतलब 3 हो गए। n का मान कौन कौन से हो गए हमारा, NH4Cl, NH3 व HCl। जबकि E कि जैसे हमारा यदि हम इसकी समीकरण को देखें तो ये दो प्रकार की समीकरण देता है, एक तो NH4Cl को NH3 + H2 के रूप में, और दूसरी समीकरण की गैस के रूप में जिसमें हम NH3P, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, PNH3 = PHCl। तो अब हम यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, यानी हम आपको N का मान दे रखा है 3, E का मान दे रखा है 2, तो हम यहाँ से C के मान निकाल सकते हैं, और वो है C = n-E, अर्थात 3 - 1 बराबर क्या हुआ, 1। और मैंने पहले बताया है कि हमारा जो NH4Cl है वो हमारा किस प्रकार से हम इसमें घटकों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो हम विभिन्न उदाहरणों को ले सकते हैं, जिसमें हम सॉलिड NaCl, सॉलिड KCl, Na+, ये हमारे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, और इनके आधार पर हम उसके घटकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पद है हमारा स्वतंत्रता की कोटि। तो स्वतंत्रता की कोटि से क्या तात्पर्य आपका, तो ऐसे स्वतंत्रता की कोटि हमारा कोई भी जो चर है उसको समझाने के लिए किसी ऐसे तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि स्वतंत्र चरों जैसे ताप, दाब व सांद्रता आदि की वह न्यूनतम संख्या है जिसे निश्चित करने के लिए तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सके। जैसे मैं ये कहूँ कि हमारी उदाहरण के रूप में यदि मैं एक द्विचर को ले लूँ, माना कि कोई दो प्रावस्थाएं साम्य, जैसे सॉलिड बर्फ है और जल है, तो हम देखते हैं कि ठोस के पिघलने पर ताप बाह्य दाब पर निर्भर रहता है, अर्थात यदि एक चर को स्थिर किया जाए तो दूसरा चर स्वतः ही स्थिर हो जाता है। इसलिए हम एक ऐसे उसको कहते हैं हमारा, यानी एक चर तंत्र। इसको हम इसकी कोटि की व्याख्या करने के लिए हम विभिन्न उदाहरणों को ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जल और वाष्प अगर साम्य है तो इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फेज रूल है वो है प्रावस्था नियम, जिसको हम कहते हैं, वो हमारा होता है F = C - P + 2। यहाँ पे
आपको पता है सी क्या है, नंबर कंपोनेंट है, पी क्या है, प्रावस्था है, और एफ क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे अब मैं उदाहरण के रूप में जल और उसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पर घटकों की संख्या कितनी है, 1। प्रावस्थाएँ कितनी है, 2, क्योंकि किसी तंत्र को मैं अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम ले में जल को, तो केवल चाहे वो सॉलिड के रूप में हो, आइस के रूप में हो, चाहे वो जल के रूप में हो, केवल H2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट तो हो गया हमारा 1, और प्रावस्थाएँ कितनी हो गई हमारी यहाँ पे, 2, क्योंकि एक तो जल जल के रूप में है, और दूसरा मैं कह दूँ वाष्प के रूप में है। तो वो जल और वाष्प दोनों हमारे किस रूप में हो गए, एक द्रव के रूप में, एक गैस के रूप में। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2। तो अब हम यहाँ पे C और P के मान यदि हमें दे रखें, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, F इज इक्वल टू 1 - 2 + 2। तो कितना वो क्या हुआ हमारा, F इज इक्वल टू 1, है ना, यही हुआ ना। तो इसका मतलब हमारा तंत्र एक चर तंत्र है। इस प्रकार से हम किसी भी उसकी किसी भी अभिक्रिया के लिए उसकी कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं।